हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज आगे हम लोग लेक्चर 38 पर। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने एचसी वर्मा सर की बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग आईआईटी जेईई में जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर मैं बोलूँगा कि मैं सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि फिर आप क्या करोगे, पहली चीज़। दूसरा क्या मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि जितना हमने पढ़ा था उसमें सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हो या वो आप आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो उसमें हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी बच्चों किसी भी कंपटीशन को लेकर। मैंने पहले भी बोला था किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए बस 3 स्टेप प्रोसेस है, उसको फॉलो करना होता है। अब उसी का इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं कि डर पैदा कर दिया गया है कि आप लोग पैसा दे आते हो इधर उधर। पहला स्टेप क्या है, आपको एक बुक चूज़ करनी है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एचसी वर्मा सर की बुक हो, कोई भी बुक हो, बस ठीक ठाक बुक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है, टीचर चूज़ करो। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि टीचर आपका मतलब फिजिकल जो बंदा सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है। आज तो ऐसा भी नहीं, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। और मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि पैसा दे के मत पढ़ना। ठीक है, इसके कारण आपको थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि पैसा दे के पढ़ने से क्या होता है बच्चों। एक तो टेंशन रहती है कि हमने पैसा दे दिया, ठीक। दूसरा, जब रिसोर्सेज ऑलरेडी इतने सारे मौजूद है तो आपको पैसा देने की ज़रूरत क्या है। और अब तो एआई और पता नहीं कितनी चीज़ें आ गई हैं कि गूगल से ज़्यादा आपको समझा देगा एआई। बात समझ रहे हो, आप उस पर टाइप कर दो कुछ चैट जीपीटी पे, वो आपको आंसर दे देगा। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो आप पूरा प्रॉपर से सॉल्व करो, 2 3 4 बार सॉल्व कर लो अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और नहीं कर रहे हो तो फिजिक्स के मजे लो। ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन बच्चों 2023 मेंस में आया है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर देगा। क्यों? क्योंकि कुछ पेपर सेटर जो होते हैं, जो टीचर पेपर सेट करते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में डाल देते हैं जिसके कोई मतलब ज़रूरत है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन वो डाली इसलिए जाती है ताकि बच्चे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएं और क्वेश्चन गलत कर दें। तो बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम लीव्स द बैरल ऑफ गन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। इफ द बैरल ऑफ गन इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मास ऑफ गन इज 3 kg, देन वैल्यू ऑफ इम्पल्स सप्लाइड टू द गन विल बी। अब ये जो बच्चों 50 सेंटीमीटर का ये जो गन बैरल का लेंथ दे रखा है, ये बच्चों को कंफ्यूज कर देगा कि ये क्यों दे रखा है, और फिर वो ज़्यादा बुद्धि लगाएंगे, क्वेश्चन गलत कर देंगे। सिंपल सा बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा भी था, नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देख लेना जाकर, चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था कि ये जो गन और बुलेट वाला सीन होता है, इसमें क्या होता है कि इनिशियली पूरे सिस्टम में कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि बुलेट गन के अंदर है, वो बस आपके हाथ में। ठीक है, अब जब इनिशियली कोई फोर्स है ही नहीं पूरे सिस्टम में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, यानी कि ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ, गन का इनिशियल मोमेंटम, पीजी का मतलब गन का मोमेंटम, आई का मतलब इनिशियल, और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम ये होगा 0। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो इनिशियल मोमेंटम और बाद का मोमेंटम, यानी कि जब बुलेट गन को छोड़ देगी, ठीक है, दोनों मोमेंटम क्या होंगे, सेम होंगे, चेंज नहीं होगा। तो जो फाइनल मोमेंटम है वो भी 0 होना चाहिए। कह दोगे सर बिल्कुल, ये आपने बताया भी था। तो PGF का मतलब है गन का मोमेंटम फाइनल, और PBF का मतलब है बुलेट का मोमेंटम फाइनल, ये भी 0 होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यही कहता है। अब बच्चों अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लें, चेंज इन मोमेंटम, या मैं ऐसे कह दूं PF माइनस PI, तो ये भी तो बच्चों 0 होगा। कह दोगे सर बिल्कुल, इसकी वैल्यू क्या है, PGF प्लस PBF, PGF प्लस PBF माइनस PGI, इसकी वैल्यू रख दी मैंने, प्लस PBI। कह दोगे सर इतना तो इसमें करने की भी जरूरत, बच्चों मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना आप मेरी जगह होते तो आंसर पता है तुरंत निकाल देते। क्यों? क्योंकि आपको समझाना तो किसी को है नहीं। आपका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भैया गन की जो इम्पल्स होगी या जो चेंज इन मोमेंटम होगा जो गन का, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा बुलेट के मोमेंटम के। चलो वो सब मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, इम्पल्स के। तो ये हो गया आपका PGF प्लस PBF, PGI प्लस PBI। इसको बच्चों देखो, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ। ये कुछ नहीं मैंने लिखा है, बस क्या लिखा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, गन वाला एक साथ ले लूँगा, बुलेट वाला एक साथ ले लूँगा। ठीक है,
देख लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ बच्चों, पी जी एफ माइनस पी जी आई, ठीक है, प्लस प्लस पी बी एफ माइनस पी बी आई इज इक्वल टू 0। कहते हो कि सर इतना हम लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तब तो सब गलत ही हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, सारा पेपर छूट जाएगा। बच्चों मैं समझाने के लिए इतना सब आपको लिख के दे रहा हूँ, वरना अभी आप देखोगे आंसर तो इसका एक लाइन में आ जाएगा। क्या करना है, अब देखो बच्चों, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, हो गया कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल भाई, गन का चेंज इन मोमेंटम। और ये क्या हो गया बच्चों, बुलेट का चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, हो गया कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो गया। अब एक चीज़ बच्चों ध्यान देना, पी बी आई की वैल्यू क्या है, 0 है, इनिशियल मोमेंटम दोनों का ही 0 है, फाइनल भी 0। कह दोगे सर ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, दोनों का मिला के भी 0 हो और इनिशियल मोमेंटम पी जी आई ये भी 0 है और पी बी आई भी 0। कह दोगे सर कैसे, अरे भैया जब बुलेट गन के अंदर है तो दोनों की ही वेलोसिटी, ना तो गन रिकॉइल होगी ना बुलेट आगे बढ़ेगी, तो दोनों की ही वेलोसिटी 0 है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि ये जो डेल्टा पी जी है, डेल्टा पी जी, इसकी वैल्यू सिर्फ पी जी एफ के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि पी जी आई क्या है 0 है। और उसी तरह डेल्टा पी बी की वैल्यू क्या होगी, पी बी एफ के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि पी बी आई इनिशियल मोमेंटम क्या है बुलेट का 0 है। तो बस बच्चों आंसर आ गया आपका। आप कह दोगे सर आंसर कैसे, क्योंकि आप जानते हो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्पल्स ऑफ गन प्लस इम्पल्स ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0, हो जाएगा कि नहीं। तो इम्पल्स ऑफ गन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इम्पल्स ऑफ बुलेट, ठीक है। और इम्पल्स ऑफ बुलेट है क्या, इम्पल्स ऑफ बुलेट है ये, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आई बी, और ये है आई जी। तो आई बी की वैल्यू रख दो, आई बी क्या है, आई बी हो जाएगा डेल्टा पी बी, और डेल्टा पी बी कितना है बच्चों, पी बी एफ, है कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों पी बी एफ का मतलब हो गया मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, ठीक है, एफ का मतलब फाइनल है ना। तो आफ्टर फायरिंग में देखो मास कितना दे रखा है बुलेट का, मास है 10 ग्राम, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.01 kg, सब कुछ ऐसा यूनिट में रख दो, तो ये हो जाएगा 0.01। और फाइनल वेलोसिटी इसकी देखो कितनी दे रखी है, 600 मीटर पर सेकेंड से बुलेट को छोड़ रहा है। और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो सब हम लोग जानते हैं, पहले तो 0 है ही है, ठीक है, क्योंकि हमको फाइनल मोमेंटम निकाल। तो ये हो जाएगा -0.01 इंटू 600, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 6, और इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर। आप कह दोगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, अरे भैया यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर, वैल्यू ऑफ इम्पल्स सप्लाइड, अगर आंसर में दे रखा होता तो आप निकाल लेते, क्योंकि यहाँ सिंपली बोल दिया गया है कि गन के लिए निकालना, तो आंसर ये हो गया। यहाँ प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि भैया जब ये गन से बुलेट आगे जाएगी तो बुलेट तो आगे जाएगी, इम्पल्स इसको आगे मिलेगी, लेकिन गन को इम्पल्स पीछे मिलेगी, इसी को तो रिकॉइल बोलते हैं। कहोगे सर आपने इतनी गणित क्यों बताई, ये बच्चों मान लो जो बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको समझाने के लिए मैंने ये सब इतना सब लिख दिया है, वरना आपको आंसर निकालना होता तो सिंपली आप क्या करते, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ऐसा छपा होना चाहिए कि आप बोलोगे कि भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है इनिशियल मोमेंटम तो पहले सिस्टम का 0 था, बाद का भी 0 होगा, इसका मतलब जो हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं लगा देते, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो इम्पल्स क्या हो गई, इम्पल्स हो गया चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल अगर 0 है तो एम बी वी बी माइनस 0 इज इक्वल टू एम जी वी जी माइनस 0, ये भी तो लिख सकते हो क्योंकि इनिशियल तो 0 है ना, तो चेंज इन मोमेंटम अगर डेल्टा दोनों तरफ निकालोगे तो 0 0 माइनस हो गए, तो बात तो वही होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गन की वेलोसिटी और मास को छोड़ दो, आप बुलेट का मास और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और वो दे भी रखा, आपको गन का मास और ये सब यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली 10 ग्राम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 600 मीटर पर सेकेंड, दोनों की यूनिट सेम करके, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ज़्यादा आप नहीं समझाऊंगा, इसको देख लो, समझ गए होगे, ठीक है।
अब कहोगे सर इतना आपने समझा तो दिया है, लेकिन हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? इतना इतना सब कुछ यूज़ नहीं करना है बच्चों, ये तुरंत देख के आंसर निकाल दोगे कि 600 इंटू 10 कुछ होगा 6 न्यूटन सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लिया, इसको भी देख लो। देख लिया। तो अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत सिंपल है, ये 2023 एडवांस में आया वो क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बच्चे शायद कंफ्यूज इसलिए हो, इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा आसानी से सॉल्व कर सकता अगर वो थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर को ध्यान में रखता, कि जो सिंबल दिखाए जाते हैं क्वेश्चन में उनके मीनिंग समझता होता। मैंने आपको जब वेक्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था कि यूनिट वेक्टर जब दिखाते हैं तो उसके ऊपर यूनिट वेक्टर में क्या है, तो आई जे के तो हो गया एक्स वाई जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। कभी कभी क्या करते हैं लेटर के ऊपर ऐसे कैप बना देते हैं ऐसे, तो वो भी तो यूनिट वेक्टर है। वो पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट x कॉमा वाई इज गिवन एज v इज इक्वल टू अल्फा ब्रैकेट में y x कैप प्लस 2x y कैप है यहाँ बच्चों ये, ठीक है। वेयर अल्फा इज अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द फोर्स f एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स निकालनी है बच्चों। तो सिंपल सा पॉइंट है कि फोर्स हमें पता है क्या होती है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और क्योंकि यहाँ वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है तो एक्सेलरेशन को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का चेंज, ठीक है, dv बाई dt, ये सब हम लोग जानते हैं। वेलोसिटी बच्चों कितनी दे रखी है, वेलोसिटी का वेक्टर दे रखा है अल्फा वाई एक्स कैप। एक्स कैप का मतलब बच्चों हो गया एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। जो आई लिखते थे उसको आई ना लिखकर एक्स कैप भी लिख सकते हो, प्लस 2x वाई कैप। तो बच्चों एक चीज़ बताओ, अगर मैं अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा वाई इंटू एक्स कैप प्लस 2 अल्फा एक्स वाई कैप। कह दोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको याद होगा बच्चों, जब हम लोग आई और जे में लिखते थे तो ऐसे लिख सकते थे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसे लिखते थे कि नहीं, 2 डायमेंशनल प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। अगर कंपोनेंट बेसिस पे लिखें वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यानी कि ये जो कंपोनेंट है ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ये क्या है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से बच्चों क्या पता चला कि ये जो वी एक्स है ये है अल्फा वाई और वी वाई जो है वो है 2 अल्फा एक्स। होगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल होगा। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको जरा ध्यान में रखना, इसको देखो, मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। तो देखो बच्चों, एक्सेलरेशन जो है वो हमारा क्या है, dv बाई dt। तो अगर मैं यहाँ पर v की वैल्यू रख दूँ, v कितना है बच्चों, v है अल्फा और क्या था, y x कैप प्लस 2x y कैप, y x कैप प्लस 2x y कैप। ये है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। अब अल्फा तो बच्चों कांस्टेंट है, इसको बाहर ही ले लो, ठीक है। d बाई डी टी अंदर ले जाओ, तो ये देखो d बाई डी टी, एक्स कैप तो यूनिट वेक्टर है, उससे कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट होगा, जिस भी डायरेक्शन में है उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसको भी बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, एक्स कैप को इधर ही लिखा रहने दो, प्लस वाई कैप 2y कैप, क्योंकि 2 और y कैप दोनों बाहर ले लो, ये हो जाएगा dx बाई डी टी। हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। और आप जानते हो, क्या जानते हो कि vx का मतलब हो गया dx बाई डी टी, हो जाएगा कि नहीं, और vy क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा एक्स कैप, एक्स कैप बाद में लिखना, dy बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, vy एक्स कैप प्लस ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी हो जाएगा vx, तो ये हो जाएगा 2vx y कैप। हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, ये समझ गए थे ना। अब यहाँ पर vx और vy की हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। vx और vy की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली थी, वो इक्वेशन में दे ही रखी है। vx कितना है अल्फा y और vy कितना है 2 अल्फा x, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ मैं, a इज इक्वल टू अल्फा, vy कितना है, vy है 2 अल्फा x, 2 अल्फा x, और ये हो जाएगा x, ये डॉट मत लगाना बच्चों, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बस ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दिखा देना, प्लस यहाँ पर 2vx कितना है, vx हो जाएगा आपका अल्फा इंटू वाई, अल्फा इंटू वाई, और y कैप पहले से है, तो यहाँ पर बच्चों 2 अल्फा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि बाहर एक ऑलरेडी अल्फा, x कैप प्लस वाई कैप।
तो ये तो बच्चों आ गया एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2m अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप। ये देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन, और कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 2m अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, पहला वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन जो है पहला वाला सही है, इसको देख लो एक बार। कुछ नहीं था बच्चों इस क्वेश्चन में, ये तो बिल्कुल एडवांस में लायक क्वेश्चन था नहीं। खैर चलो आगे आगे ठीक है, क्यों ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए बच्चों ताकि आप देख के डर जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 ये आया है 2022 में, मेंस में आया है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, ये पानी वानी देख के आप लोग डरना मत। पहली बात, अ ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। ठीक है भाई, एज शोन इन फिगर, इट इज स्ट्रक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकेंड। मतलब कि इससे जो वाटर निकल रहा है वो पर सेकेंड में 1 kg निकल रहा है, यानी रेट ऑफ फ्लो दे रखा है, कितना पानी निकल रहा है 1 सेकेंड में, एंड एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है पानी की। ठीक है, देन द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ फ्लो और ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब फ्लूइड वाला पार्ट पर। लेकिन अगर मान लो वो ना आता होता तब आप ये क्वेश्चन, कभी कभी बच्चों क्वेश्चन यूनिट देख के भी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना हो। जैसे यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि फोर्स बाई वाटर जो होगी वो होती है बच्चों रो ए वी स्क्वायर। कह दोगे सर ये सब क्या लिख दिया है, तो कुछ पता ही नहीं, आपने पढ़ाई नहीं। बच्चों ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे पूरी। ठीक है, टेंशन मत लो। रो बच्चों यहाँ पर होती है डेंसिटी ऑफ जो भी फ्लूइड है, यानी कि यहाँ पर वाटर है। ठीक है, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जिस पाइप से या ट्यूब से पानी निकल रहा है उसका एरिया, और वी क्या है, वी है वेलोसिटी। ठीक है, अब कह दोगे सर ये आया कहाँ से, ये सब बच्चों हम बाद में जानेंगे, टेंशन मत लो। अगर मैं बच्चों इसमें रो ए वी को एक साथ कर लूँ, रो ए वी और वी को एक साथ, ठीक है, वी को एक तरफ और रो ए वी को एक तरफ, तो रो है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। होती है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल होती है। और ये वाली वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। हो जाएगी कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर यूनिट सॉल्व करूँ तो देखो ये मीटर क्यूब और ये पूरा एम क्यूब कट जाएगा। यहाँ पर बच्चों बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा किलोग्राम पर सेकंड। देखो एक ब्रैकेट में ये बचा इनटू मीटर पर सेकंड, ये बचा कि नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं ये दिखने में आ रहा है कि किलोग्राम पर सेकंड, अगर मैं मास फ्लो रेट को एम डॉट से रिप्रेजेंट करूं, जो कि कितना दे रखा है 1 kg पर सेकंड, ये है मास फ्लो रेट। ठीक है, तो किलोग्राम पर सेकंड क्या हो गया, ये हो गया आपका मास फ्लो रेट, और मीटर पर सेकंड क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी। तो आप फोर्स निकालना बहुत आसान है, पहले तो फोर्स ही निकालो कि ये कितने फोर्स से ये जेट इसको टकराएगा। तो फोर्स बच्चों आपकी हो गई F इज इक्वल टू एम डॉट वी। एम डॉट कितना है 1 और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10, तो ये बच्चों आ जाएगा 10 न्यूटन। कह दोगे न्यूटन सर कैसे आ गया, अरे भाई देखो ना, यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन, और न्यूटन को अगर चेंज करोगे किलोग्राम में तो क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होती है न्यूटन की डेफिनेशन। कह दोगे सर बिल्कुल होती है, 1 न्यूटन की डेफिनेशन। तो 10 न्यूटन आ गया फोर्स, और फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स है एक्सर्टेड बाई वाटर, और ये लग किस पे रहा है, ये बच्चों लग रहा है उस ब्लॉक पर जो कि 2 kg की ब्लॉक है। तो पहले तो हमने फोर्स निकाल लिया जो वाटर से इस पर लग रहा है, और 2 kg की ब्लॉक है, तो ऑन 2 kg की ब्लॉक पर जब F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन था। तो अगर आपने फ्लूइड भी पढ़ रखा होता या नहीं भी पढ़ रखा होता तो यूनिट देख के आप जान जाते कि 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि फोर्स आ जाएगी। और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर आपका। देखा कितना सरल क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया।
एक ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये भी बच्चों ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। रॉकेट पे मैंने पूरा एक वीडियो बच्चों बनाया है रॉकेट इक्वेशन पे, वो देखना जरूर। सियोलकॉस्की करके एक बहुत कठिन सा नाम था ना रॉकेट साइंटिस्ट का जिन्होंने इक्वेशन दी थी, वो देखना जाके, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2021 मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, द इनिशियल मास ऑफ अ रॉकेट इज 1000 किलोग्राम। ठीक है भाई, इनिशियल मास उसका दे रखा है 1000 किलोग्राम। ठीक है, calculate at what rate the fuel should be burnt so that the rocket is given an acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रॉकेट का एक्सेलरेशन या कह दें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द गैसेस कम आउट एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, रॉकेट के रिस्पेक्ट में ही दे रखी होती है। तो ये बच्चों मान लेते हैं हमारा रॉकेट है। ठीक है, इससे गैसेस निकल रही हैं, इनकी ये जो है वेलोसिटी दे रखी है रिलेटिव वेलोसिटी वी रेल आपको याद होगा जब हम लोग रॉकेट इक्वेशन पढ़ रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, और ये रॉकेट ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, इस पर ग्रेविटी लगेगी mg। ठीक है, नीचे की तरफ वेट इसका लगेगा। आपको बच्चों याद होगा कि किसी भी रॉकेट पे जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है Ft, थ्रस्ट फोर्स, इसको हम लोगों ने रॉकेट इक्वेशन में डिराइव करा था, और वो कितना होता है थ्रस्ट। बच्चों याद करो कितनी होती है रॉकेट की, याद आ रहा है कि नहीं कुछ। फर्स्ट रॉकेट इक्वेशन, फिर हम लोग गए थे सेकेंड रॉकेट इक्वेशन, तो फर्स्ट वाली रॉकेट इक्वेशन याद करो, वी रेल हम लोगों ने निकाला था, वी रेल dm/dt। dm/dt क्या है, dm/dt है रेट ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ क्या पूछा है यहाँ पर, इन्होंने क्या नाम दिया है इसको, शुड बी बर्न द इनिशियल मास, रेट ऑफ फ्यूल शुड बी बर्न। तो ये यहाँ पर ऐसे लिखते हो रेट ऑफ फ्यूल बर्न, या रेट ऑफ फ्यूल, वहाँ पर हम लोगों ने क्या नाम दिया था, रेट ऑफ बर्नट गैसेस इमर्जिंग, ऐसे करके, मतलब जो फ्यूल जल के नीचे निकल रहा है, बस इतना आपको ध्यान रखना। तो हमें इसी को पता करना है, dm/dt को। वी रेल आपका दे रखा है। अब हम जानते हैं कि जितनी भी थ्रस्ट इस रॉकेट को मिलेगी वो दो काम में आएगी। क्या, एक तो इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, प्लस इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो रॉकेट इक्वेशन में हम लोगों ने क्या लिखा था, Ft इज इक्वल टू mg+a। याद करो। अब कह दोगे सर ये कहाँ से आया, अरे भैया तुम दिमाग लगाओ, रॉकेट के ऊपर अगर हम सारी फोर्सेस लगाएं तो क्या होगी, फोर्सेस होंगी Ft। ठीक है, और इसके ऊपर नीचे से वेट, ये जो नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, वेट लगेगा कि नहीं। तो मैं इस इक्वेशन को अगर और समझाना चाहूँ तो मैं कैसे समझाऊंगा, रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इन द एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगी, Ft ऊपर की तरफ माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हो गया कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। अब इसको उधर लेके जाओगे तो वही आ जाएगा जो मैंने बताया था, इसको देखो एक बार। तो मैं Ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Ft हो जाएगा मास इंटू g+a हो जाएगा। Ft क्या है, वी रेल इंटू dm/dt। ठीक है, इंटू इज इक्वल टू मास g+a। अब सबकी वैल्यू बच्चों पुट कर दो। वी रेल कितना दे रखा है, रिलेटिव वेलोसिटी फ्यूल की जो निकल रहा है बाहर, वो दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन दे रखा है 20, ये हो जाएगा dm/dt। और इनिशियल मास ऑफ रॉकेट कितना दे रखा है 1000, और g की वैल्यू 10 लेने को बोला है, और ये हो गया 20 हमारा। तो ये यहाँ से 2 टाइम्स, तो dm/dt बच्चों क्या आ जाएगा, dm/dt यानी रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। तो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 किलोग्राम पर सेकेंड। ये बच्चों आपका आंसर है। तो देखो यहाँ ऑप्शन में कुछ मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही है, यही आपका आंसर है। कितना सरल क्वेश्चन था, रॉकेट इक्वेशन का लेक्चर देखा होता तो इतना भी सॉल्व नहीं, बस क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देते, आंसर लिख देते, मल्टीप्लाई करके सब कर देते, ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ता। वो तो मैं समझाने के लिए आपको इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एक बच्चों जल्दी से और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, 2021 एडवांस में आया है, और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा बच्चों। क्या कह रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, 45 डिग्री एंगल पर फेंका जा रहा है, विथ अ स्पीड 5√2 मीटर पर सेकेंड
द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है भाई, कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे दो पार्ट में टूटा जा रहा है। ठीक है, मान लो कोई बॉम्ब ही जा रहा था, वहां पर फटता है और फिर दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, ऐसे समझ सकते हैं हम। एक क्या कह रहा है, वन पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड, एक पार्ट वहीं पे नीचे गिर जाता है 0.5 सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग। क्या मतलब है कि जैसे ही वो फटता है वहाँ पर या वो डिवाइड होता है तो एक पार्ट उसका 0.5 सेकेंड के बाद वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे टकरा जाता है। द अदर पार्ट टी सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड, और जो दूसरा वाला टुकड़ा है वो टी सेकेंड बाद ग्राउंड पे गिरता है एट अ डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O। कितनी दूरी पे, पॉइंट O से x मीटर की दूरी पे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये लेना है आपको, तो आपको दो चीज़ें पता करनी है, वैल्यू ऑफ t एंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली समझते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि भैया एक पॉइंट O है, ठीक है, उससे एक प्रोजेक्टाइल को मैं किसी और कलर से दिखाता हूँ, ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ठीक, ये क्या कर रहा है, ये एक ट्रेजेक्ट्री बनाकर कहीं किसी पॉइंट पर आगे गिरना था इसको, लेकिन ये ऐसा ना करके क्या कर रहा है, ये पूरा ट्रेजेक्ट्री बना ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आया ये दो टुकड़ों में बच्चों डिवाइड हो गया मिड पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट पे। ये बच्चों क्या होती है, ये होती है प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है कि नहीं होती है, प्रोजेक्टाइल की रेंज, जो दूरी जितना वो तय करता है पूरे, तो ये हो गई रेंज। अब बच्चों एक चीज़ समझो, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो भी वेलोसिटी थी इसकी इस पॉइंट पे, जिस वेलोसिटी से वो फेंका गया है वो कितनी वेलोसिटी थी 5√2। और इसके बच्चों वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन कितनी दे रखी है, वर्टिकल से 45 डिग्री दे रखी है कि नहीं। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक Vx और एक Vy। और हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ रखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में सिर्फ ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो Vx अगर मैं इनिशियल पॉइंट पे निकालूं तो वो कितनी होगी बच्चों, 5√2 cos थीटा, ये तो हो जाएगी Vy। 5√2 sin 45 कितना होगा, 5√2 sin 45, ये हो जाएगी Vx। कह दोगे सर बिल्कुल, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 5√2 इंटू 1/√2, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, हो जाएगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो बच्चों, इसका मास हम मान लेते हैं m है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका मास कितना है m। अब क्या कह रहा है, जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है एक टुकड़ा उसका, मान लेते हैं ये छोटा सा टुकड़ा है, वो क्योंकि हाफ में स्प्लिट हो जाता है तो इसका मास बच्चों कितना होगा m/2। एक टुकड़ा वर्टिकली नीचे गिर जाता है, मतलब बिल्कुल सीधा नीचे गिर जाता है, ठीक है, और दूसरा टुकड़ा जो है वो कहीं आगे जाके गिरता है, ठीक है, कहीं आगे जाके गिरता है। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी और ये एक दूसरा टुकड़ा, ये किसी और कलर से आपको दिखाता हूँ, ये आपका सेकंड है, कोई सेकंड पार्ट है, ठीक, ये आगे जाके कहीं गिरेगा या हो सकता है यहीं पे गिर जाए, उससे वो तो अभी कैलकुलेशन करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना है और थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल भी समझना है। बहुत सिंपल है बच्चों क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी, अगर मैं इस पॉइंट को मैं a नाम दे देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी va इन x डायरेक्शन वो कितनी होगी, vx के ही बराबर होगी, क्योंकि x डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट, कोई एयर रेजिस्टेंस है नहीं, तो ग्रेविटी क्या करेगी, सिर्फ y की ही डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज करेगी, x वाली तो सारी वेलोसिटी उतनी ही रहेंगी भाई, जितनी तेजी से वो आगे जा रहा है वो तो उतनी तेजी से ही जाएगा। तो vx हमारी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो एट ए बिफोर स्प्लिटिंग मतलब स्प्लिट होने से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी थी, Vax है हाईएस्ट पॉइंट पे, वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, कह दोगे सर बिल्कुल। अब अगर बच्चों याद हो आपको, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं तो x डायरेक्शन में क्या कोई हमारा फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम यानी बिफोर स्प्लिटिंग और आफ्टर स्प्लिटिंग ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कर सकते हैं इन x डायरेक्शन
अब बच्चों ध्यान से समझना मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। देखो मास क्या है, इस बॉल का, ये इस जो भी ऑब्जेक्ट है इसका मास है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, VAX, है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल है। मैं इसको बच्चों नाम दे देता हूँ 1, और ये वाला जो पार्टिकल है जो दूसरा इसका हिस्सा है उसको दे देता हूँ 2। ठीक है, तो m1 और m2 दोनों का मास तो भाई आधा आधा है, ये तो क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इक्वल पार्ट में, तो m/2। और ये जो बच्चों V1 है, V1 की देखो, V1 तो जैसे ही ये स्प्लिट हो रहा है वो वर्टिकली गिरा जा रहा है, तो आगे तो बढ़ नहीं रहा, तो इसकी भैया x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ, कह दो सर बिल्कुल लिख दो। प्लस दूसरा वाला पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कौन सा है जो स्प्लिट होने के बाद, 2 वाला, इसकी हमें वेलोसिटी पता करनी है x डायरेक्शन में कितनी होगी, वो हमें नहीं पता। ये जो a पे वेलोसिटी है वो जस्ट बिफोर स्प्लिटिंग है, एट ए बिफोर स्प्लिटिंग। बाद में इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी हम लोग v2 मान लेते हैं, v2, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 2। तो ये बच्चों देखो कितनी होगी, ये तो 0 हो गया, VAX कितना है 5 है, इज इक्वल टू m/2 इंटू v2, तो mm कैंसिल हो गया, v2 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कह दोगे सर बिल्कुल आ गया। इसको देखो बच्चों, फिर मैं इसको ये डायग्राम जो है आगे एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, शुरुआत से देख लो। इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके फिर से अपने आप पढ़ लो, और पहले क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ उसको अपने आप ही सॉल्व करने की कोशिश करा करो, ठीक है। चलो इसको भी देखो, मैंने करा कुछ नहीं बच्चों, वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया, जो वेलोसिटी यहाँ है वही पॉइंट A पे वेलोसिटी होगी बिफोर स्प्लिटिंग। तो मैंने क्या करा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया x डायरेक्शन में। y में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मत लगा देना, क्योंकि y में तो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी लग रही है, तो उसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। तो बिफोर स्प्लिटिंग मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू VAX, बाद में स्प्लिट होने के बाद m/2 क्योंकि ये वर्टिकली गिर गया तो इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में 0 हो गई, m/2 दूसरे वाले की हमें वेलोसिटी पता नहीं, इंटू v2 हो गई, तो v2 आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से एक चीज़ और समझते हैं, क्या समझते हैं, पहला वाला जो है उसका आंसर अभी तुरंत बिना सॉल्व करे आ जाएगा। कैसे, कह दोगे सर कैसे, बात समझते हैं ध्यान से। देखो बच्चों, जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ पर A पॉइंट पे पहुंचा, बात ध्यान से समझना, तो एक तो इसका ये जो था पार्ट वो नीचे वर्टिकली गिर गया भैया, और इसको कितना टाइम लगा, 0.5 सेकेंड में उसने इतनी दूरी तय कर ली वर्टिकली, ठीक है। दूसरा जो ये पार्टिकल था इसका, या जो दूसरा हिस्सा था, वो कहीं आगे जाके गिरा होगा, कहीं गिरा होगा भाई, और कितने टाइम के बाद गिरा, t सेकेंड के बाद करा। लेकिन एक चीज़ बच्चों ध्यान से समझो, ये जो ग्रेविटी g है वो तो चाहे इस पार्टिकल 1 की बात करो या इस पार्टिकल 2 की बात करो, दोनों पे ग्रेविटी तो सेम ही लग रही है। और हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर मैं किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को नीचे वर्टिकली गिरा दूं या इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे के आगे फेंकूं, अगर फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है, एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है, तो दोनों को ही नीचे आने में, इस पॉइंट पे आने पे यानी नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा, सेम लगेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। जो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है जो v2 है, वो बस इसको आगे लेके जाएगी, लेकिन नीचे लाने में इसका कोई रोल नहीं है। नीचे इसको लाने में एक ही रोल है ग्रेविटी का, जो कि 1 पर भी उतनी ही लग रही है, 2 पर भी उतनी ही लग रही है, 10 मीटर पर सेकेंड उसका। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख दोगे कि t की वैल्यू कितनी होगी भैया, 0.5 सेकेंड। ये आंसर हो गया आपका, कि जितनी देर में ये पहला वाला टकराएगा ग्राउंड से, उतनी ही देर में दूसरा टकराएगा, बस वो थोड़ा आगे जाके टकराएगा। बात समझ रहे हो। बच्चों को ये लगता है कि सर ये तो ज़्यादा देर हवा में रहेगा क्योंकि ये आगे जा रहा है। अरे बच्चों ये भी तो देखो एक चीज़ ध्यान, आगे वो सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से जा रहा है, ना कि वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से। बात समझे। तो ये हमें पहला वाला आंसर मिल गया। अब बात आती है कि सर दूसरा आंसर कैसे पता चलेगा, ये भी समझ लेते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि ये भैया कहीं O से x दूरी पर गिरेगा जाके। दूसरा वाला जो हमारा पार्टिकल है, पहला वाला तो वहीं गिर गया, दूसरा वाला कहीं आगे गिरेगा। x की वैल्यू पता करनी कि कितनी दूरी पे गिरेगा। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ बच्चों, फिर से ध्यान से समझाने के लिए आपको। अगर ये प्रोजेक्टाइल आपका ब्लास्ट ना होता तो कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी होती है आपकी, कह दोगे सर बिल्कुल होती। ये था O और ये होती कोई रेंज, ठीक है, रेंज होती। अब क्योंकि वो ब्लास्ट हो गया है, ठीक है, ये ब्लास्ट हो चुका है, तो इसकी वैल्यू ये है 1 और ये 2 कहीं मान लेते हैं आगे गिरेगा जाके।
आगे पीछे कुछ भी मानो कहीं गिरेगा जाके, ठीक। और ये कितनी दूरी दे रखी है, ये दे रखी है x दे रखी है कि नहीं। अब यहाँ पर बच्चों बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। ये बच्चों दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी r/2, तो x माइनस r/2, ये इतनी दूरी बची कि नहीं। देखो ये है r, अगर मैं r/2, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r/2, ठीक। अब कह दोगे सर ये वाला छोटा वाला पार्टिकल, जो दूसरा वाला पार्टिकल है, ये आगे क्यों गिरेगा, ये वहीं पे क्यों नहीं गिरेगा। अरे भैया वहीं पे इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि एक वहीं पे गिर गया, आप मान के चलो आगे गिरेगा पीछे गिरेगा, वो तो आंसर अपने आप सही बता ही दोगे तुम। बात समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये r/2 हो गई, तो x माइनस r/2, ये बचेगा कि नहीं, x माइनस r/2, ये दूरी बचेगी कि नहीं। कह दोगे सर बिल्कुल। अब बात ध्यान से समझते हैं, इस पॉइंट पे जस्ट ब्लास्ट के बाद या स्प्लिटिंग के बाद ये जो v2 वेलोसिटी थी, यही तो इसको यहाँ से बढ़ाकर यहाँ लेकर आई है। यानी ये जो x माइनस r/2 जो दूरी चली गई है वो कितने टाइम में चली गई है, t टाइम में। और t कितना है, x माइनस r/2 इज कवर्ड इन 0.5 सेकेंड। भाई टी टाइम ही तो लगा इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने चली है x माइनस r/2 कितने टाइम में चली, 0.5 सेकेंड में। अब आपको r पता हो तो x की वैल्यू पता कर लेंगे। r आपको पता है कितना है, r कैसे पता करेंगे भाई, थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है यहाँ पर, लेकिन वर्टिकल से दे रखी है। देखो ये 45 दे रखा है। अब ये 45 है तो ये भी 45 है, और हम लोगों ने जो इक्वेशन डिराइव करी थी रेंज की वो x डायरेक्शन से करी थी, तो ये भी 45 हो गया। और आपको पता है रेंज की वैल्यू 45 डिग्री पे कितनी निकालते थे, u² sin 2 थीटा, 2 थीटा यानी 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई g, ये होता था कि नहीं। तो ये u² g आ जाता था। u कितना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आपकी है 5√2। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी है, 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू बच्चों आप रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 25, या मैं डायरेक्ट नहीं रख के आपको समझा देता हूँ, 5√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2/10, ये कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर रेंज आ जाएगी आपकी। तो 5 मीटर रेंज आ गई। तो यहाँ पर r की वैल्यू आपको जब पता चल गई, तो आपको भी पता है कि x माइनस 2 इज कवर्ड इन 0.5 सेकेंड। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है इसकी, v2 है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे भाई फिर से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही टुकड़ों में टूटेगा, एक तो नीचे गिर गया, नीचे आ गया, एक आगे चला गया, तो आगे इसको ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी, v2, और जो कि कांस्टेंट है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, सिंस v2 इज इक्वल टू x माइनस r/2 अपॉन टी। तो x माइनस r/2 इज इक्वल टू v2 इंटू टी। ये लिख सकते हो कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। x माइनस r/2, r कितना है 5/2 इज इक्वल टू v2, v2 हमारी कितनी आई थी 10 इंटू 0.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो x माइनस ये कितना हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू 5, तो x कितना आ जाएगा 7.5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आपके दो आंसर आ गए दोनों। t की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0.5 सेकेंड, ये आप डायरेक्टली निकाल दोगे। क्यों, कैसे निकाल दोगे कि भैया जितना उसको टाइम लगेगा पहले वाले पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को गिरने में, उतना ही दूसरे पार्ट को टाइम लगेगा नीचे गिरने में। तो वर्टिकल मोशन तो सेम रहेगा, तो t की वैल्यू 0.5 और x की वैल्यू हो जाएगी 7.5 मीटर। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा दिखेगा, जाना उसको यहाँ था, लेकिन यहाँ पर ब्लास्ट होने की वजह से एक टुकड़ा यहाँ पर गिर गया और एक टुकड़ा कहीं आगे जाके गिरा। ठीक है, ये थी हमारी रेंज और ये थी वैल्यू x। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। फिर से देख लो, मैंने कुछ ज़्यादा गणित नहीं लगाई, x डायरेक्शन में मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया, जो दूसरा वाला पार्ट था उसकी वेलोसिटी निकाल ली, या पार्टिकल कह लो उसकी वेलोसिटी निकाल ली 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन ये लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या करा, वर्टिकल मोशन दोनों का ही सेम होगा, इसलिए t की वैल्यू 0.5 सेकेंड होगी। ये मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। और दूसरे पार्ट में मैंने क्या करा कि भैया रेंज तो इसकी ये है,
लेकिन इस पॉइंट पे फटने के बाद वो कहीं आगे गिरा जाके x दूरी पे, तो ये दूरी होगी r/2। ये कितनी दूरी बची जितनी वो ट्रेवल करेगा आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर a के बाद, तो कितनी दूरी चली पार्टिकल 2 ने या ऑब्जेक्ट 2 ने, x माइनस r/2, और कितने टाइम में चली 0.5 सेकेंड में। आज समझ गए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, रेंज निकाल ली पहले 5 मीटर, उसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पॉइंट ए के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम, आर की वैल्यू रख दी, सारी वैल्यू पुट कर दी, 7.5 मीटर आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन आईआईटी के सॉल्व करे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों, इनको एक बार फिर से लगाने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2-4 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस फिर नीट का एक लेक्चर होगा जिसमें नीट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।